हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक जीनियस बच्चे होने का मुख्य कारण क्या होता है। जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे होने का मुख्य कारण क्या होता है, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है, और वो हम सुनेंगे एक ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे की माँ जो कुवैत में रहती है और वो एक भारतीय महिला है। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, बहुत ही अच्छे हैं। आप कैसे हो? बस फाइन। मदर एंड टोडलर एक्सपो में इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, आज हम आपसे बात करेंगे कि जीनियस किड्स के बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी। तो पहला सवाल मेरा ये था कि जीनियस बच्चे जो होते हैं वो जन्म से पहले और जन्म के बाद माँ बाप को कितना योगदान देना पड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी ऐसे पेरेंट्स को जो जागरूक है और बहुत ही क्यूरियस है ये सब समझने के लिए। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आपने जैसे प्रश्न किया, जन्म के पहले उनका क्या योगदान होता है जीनियस बच्चों के माता पिता का, और जन्म के बाद अपने बच्चे को जीनियस बनाने के लिए दोनों पेरेंट्स का सेम महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे उनका मातृदेवो भव पितृदेवो भव हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, बराबर। तो माता पिता को रचयिता का लेवल पे रख दिया। भगवान तो है ही रचयिता, पर माता पिता को उसी लेवल पे रख दिया। तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि कितना वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, जब वो गर्भ में होता है, तब भी उनका इतना ही योगदान होता है। उनके जो विचार है, उनके जो वाणी है, उनके जो वर्तन है, जो बिहेवियर होता है उनके घर में, एनवायरमेंट होता है, उसका वो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको शेयर करूं कि ऋतिराज जब मेरे गर्भ में था तो वैसे हम इंडियन हैं और 16 ईयर्स से कुवैत में रहते हैं। कुवैत का आपको मालूम है कि उनका फेवरेट जो गेम होता है, वो स्पोर्ट्स जो होता है वो फुटबॉल होता है। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब मुझे ऑटोमेटिकली फुटबॉल के प्रति प्यार आया और फीफा वर्ल्ड कप था तब। तो मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि आज आप देखो तो ऋतिराज को फुटबॉल के ऊपर प्रति बहुत ही प्यार है। सेम वे मेरे को इंटरेस्ट था, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट था कि फीचर्स कैसे डेवलप होता है, कितना डेवलप होता है, एवरी वीक क्या डेवलपमेंट होता है, वो सब मैं समझती थी। तो उसको भी बचपन से साइंस के प्रति और बॉडी ऑर्गन्स के प्रति, और बॉडी ऑर्गन्स क्या क्या वर्क करते हैं, XYZ, उसको उस नॉलेज में उसको बहुत ही इंटरेस्ट है जी। जैसे उसके साथ गर्भ संवाद करती थी, तो गर्भ संवाद में मैं उसको बोलती थी कि तू तो प्रहलाद, नचिकेता, उनके जैसे बड़ा भक्त बनने वाला है, बराबर। और फिर मैं थोड़ा दिन बोले तो फिर और मुझे लगा कि जैसे गुरु तो हमें को प्रकट मिले ही है, क्योंकि मैं स्वामीनारायण संप्रदाय DAPS को बिलोंग करती हूँ, तो हमको गुरु मिले ही है। तो मैं उसको बोलती थी तू तो और बड़ा भक्त बनने वाला है। तो उसका अफेक्ट क्या हुआ कि आज वो 14 ईयर्स का है और उसको भक्ति इतनी है, मतलब आप सोच नहीं सकते, उसको रग रग में भक्ति है। मतलब वो आज का जमाने का बच्चा है पर बहुत ही बड़ा भक्त है। और दूसरा मैं उसको बोलती थी तो सेवा करने के लिए जन्म होने वाला है तेरा, तू तो बहुत बड़ी सेवा करने वाला है। तो उसको जो भावना है, जो दूसरों के प्रति, जो समाज के प्रति सेवा करने का, वो उसको ऑटोमेटिकली आया। ये सब क्या है जी, वो या क्या होता है कि वुम्ब में जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट 80% जितना उसके अंदर ही हो जाता है, बराबर। तो ब्रेन डेवलपमेंट हो या बॉडी डेवलपमेंट हो, हम लोग समझ सकते हैं कि छोटा सा स्पर्म और छोटा सा एग माइक्रो मिलीग्राम का होता है, उसमें से इतना बड़ा 3.5 kg का बच्चा डेवलप होता है। तो हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम डेवलपमेंट उसका अंदर ही होता है। तो जो आपका प्रश्न है जन्म के पहले कितना योगदान होता है, तो आपने समझ गए होंगे बहुत बड़ा योगदान होता है माता पिता दोनों का। अभी जन्म के बाद का हम सोचते हैं
जन्म के बाद कभी कभी कोई बोलते हैं कि जीनियस बच्चे को देख के आ रहा है, या तो हेरिडिटरी होगा या तो भगवान की देन होगा। उसमें मना नहीं है। 25% साइंस ने प्रूव किया है कि वो हेरिडिटरी होता है। बाकी का 75% जो होता है जीनियसनेस कोई भी बच्चे में, वो एक्वायर्ड होता है। हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम जीनियस बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे जनरल मार्क है, वो बात करते हैं कि जीनियस कैन बी क्रिएटेड, कैन बी नर्चर्ड, कैन बी मास्टर्ड। जीनियसनेस जो होता है वो मास्टरी की जा सकती है। तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में गई हूँ। अगर हमको कभी वक्त मिलेगा तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि एवरी चाइल्ड इज जीनियस, हर एक बच्चा जीनियस है। तो उसको जीनियस बनाने के लिए पेरेंट्स को भी जीनियस बनना पड़ेगा। जैसे आदर्श, माता पिता बच्चे को आदर्श बनते हैं, क्योंकि थोड़े साल तक तो वो बच्चा माता पिता से ज्यादा कनेक्टेड होता है, बाहर के वर्ल्ड से इतना नहीं अफेक्ट होता है। तो पेरेंट्स आर द रोल मॉडल। तो रोल मॉडल आदर्श माता पिता कैसे होने चाहिए, उनके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मतलब बोले जाए तो उनके क्वालिटीज क्या क्या है। तो उनमें लिसनिंग एबिलिटी बहुत होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, या तो वो फेथ इन गॉड वाले होने चाहिए, परसिवरेंस वाले होने चाहिए, मॉरलिटी वाले होने चाहिए। तो जब भी कोई आदर्श माता पिता बनते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चे कैसे डेवलप होते हैं। ये कोई मतलब मेरे मतलब पॉकेट में से बात नहीं है, पर ये मैंने बच्चे देखे कि जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अभी के जो बच्चे होते हैं, मैं जब पेरेंट काउंसलिंग करती हूँ तब मुझे मालूम पड़ता है, बोलते हैं कि सोशल मीडिया में ज्यादा होते हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो लोग चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो छोटी छोटी बातों में वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं। हमारे जमाने में हम इतना एग्रेसिव नहीं थे पेरेंट्स के ऊपर। खैर वो तो टॉपिक ही अलग है, पर समझा जाए तो ये बच्चे जो आदर्श माता पिता के बच्चे होंगे ना, वो छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होंगे, बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, योगा करेंगे। सपोज पैसा दिया, हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम पैसा दे देंगे, पर पैसे का उसको वैल्यू होगा। अगर हम आदर्श माता पिता नहीं होंगे तो पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा। 2 मिनट में हमारे जो कुछ भी मतलब 2-3 डेकेड से जो हमने पैसा उसके लिए इकट्ठा किया वो चला जाएगा। तो ये बच्चे जो आदर्श माता पिता के बच्चे होंगे, जिसने योगदान दिया, पूरा योगदान अपने बच्चों में दिया, उनके बच्चे ऐसे होंगे, नैतिकता वाले होंगे, नैतिकता से भरपूर होंगे। और दोनों पेरेंट्स लाइक मदर एंड फादर दोनों, जैसे हमारा गुजराती में क्या होता है कि पेरेंट्स, पापा जो होते हैं वो बोलते मैं कमाता हूँ, वो मेरा योगदान है, ऐसा नहीं। दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत खूब। मतलब मेरा 2 सवाल था, उसमें से आपने दोनों का जवाब अच्छे से दे दिया कि पेरेंट्स का भी क्या रोल होता है और बच्चे का जो जन्म से पहले और जन्म के बाद, मतलब 3 सवाल का एक ही साथ में आपने जवाब दिया कि उसमें माता पिता का दोनों का रोल क्या है, ये भी बता दिया आपने। और बच्चा जीनियस जन्म से पहले और जन्म के बाद, बहुत खूब समझाया आपने, बहुत अच्छी बात है और सही बात बोला। बहुत परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज बच्चा गर्भ में ही काफी सारा समझ लेता है, सीख लेता है। जन्म के बाद जो है वो भी एक जो रीत रिसम होती है, समझाने की पद्धति होती है और जो बिहेवियर बाहर से दिखता है, तो उससे भी कुछ सीखता है। मगर बाकी के जो परसेंटेज बच्चे वो बाहर जन्म होने के बाद वो सीखता है, राइट। तो आपने ये जो समझा उसमें एक चीज मुझे और भी जाननी थी मैम, कि गर्भ संस्कार क्या होता है। उसका मतलब, जो गर्भ संस्कार के बारे में मैंने सुना है, मगर वो गर्भ संस्कार एक्चुअल में है क्या? हाँ जी, उपनिषद जो 11 हमारे जो उपनिषद है उसमें बोला गया है गर्भ संस्कार के बारे में। तो वैसे तो 16 संस्कार होते हैं और ऋषि मुनियों ने पहले 15 संस्कार मैरिज के पहले बता दिया है। शायद उनको होता होगा कि शादी के बाद ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। जोक है, ये तो जोक है, बट यही सही है कि पहले 15 संस्कार शादी के पहले होते, जो उसमें फर्स्ट जो होता है उसको बोलते गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार, और जो आखिरी होता है उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो जो गर्भ संस्कार होता है उसमें रिचुअल्स होता है, जो पुराण हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो रिचुअल्स दिया है, जो गाइडेंस
दिए गए हैं कि कैसे बच्चे को जब वो पनप रहा है गर्भ में तो वो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इन शॉर्ट डूज एंड डोंट्स अबाउट प्रेगनेंसी वो होता है वो वैदिक पीरियड के जमाने का। बराबर आज का मेरे हिसाब से मैं साइंटिफिकली ऐसे बोल सकती हूँ कि लाइक यू नो इट्स लाइक ए डिमांड और सप्लाई वाला है। जैसे आप डिमांड करोगे भगवान के पास, जैसे आप डिमांड करोगे कि मुझे ऐसा ऐसा बच्चा चाहिए, तो भगवान ऐसा बच्चा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मेरा एक्सपीरियंस है कि भगवान ऐसे बच्चे जरूर देते हैं। मतलब जो महर्षि अरविंद है वो बोलते थे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ आत्मा हु वांट्स टू कम ऑन अर्थ। बहुत सारी आत्माएं है वो जो अर्थ पे आना चाहती, शायद राम और कृष्णा भी फिर से आना चाहते हैं, पर क्या हम रियल में वासुदेव और देवकी बन सकते हैं? वही मैटर किया जा सकता है हम उनके लायक बनने के लिए। तो जो इससे गर्भ संस्कार के अंदर क्या होता है कि हम लोग सेशंस करते हैं, जैसे मैं तो फ्री में ही करती हूँ, बहुत सारे लोग अभी प्रोफेशनल भी करते हैं। और मैंने तो जब गर्भ संस्कार अपने आप पे किया था वो मुझे तब वो जमाने में तो कोई मालूम भी नहीं था कि गर्भ संस्कार कोई करते भी नहीं थे इतना प्रोफेशनल, बट अपने आप भगवान ने जैसे रास्ता दिखाते गए और मैं करती गई। उसमें हम लोग प्री डिलीवरी मतलब बच्चा जन्म के पहले कुछ सेशंस होंगे, जैसे क्या क्या करना चाहिए, बच्चे का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, बच्चे का आईक्यू डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज होना चाहिए, क्या वीडियो देखना चाहिए, क्या एक्टिविटीज होना चाहिए, क्या गेम्स खेलना चाहिए, दोनों पेरेंट्स का। फिर एचक्यू मतलब स्पिरिचुअल क्वोशंट को बढ़ाने के लिए क्या करती हूँ मैं, फिर इमोशनल क्वोशंट ईक्यू करने के लिए क्या करते हैं जो अभी बहुत लैकिंग है। अभी के जमाने के बच्चे में ईक्यू बहुत लैकिंग है, तो वो इमोशनल क्वोशंट कैसे बढ़ाया जाए, और एचक्यू जो है हैप्पीनेस क्वोशंट कैसे बढ़ाया जाए बच्चों में, सच्चा हैप्पीनेस, की टू हैप्पीनेस। फिर उसी में दूसरा सेशन होता है कि आदर्श फैमिली कैसे बनाया जाए, आदर्श माता कैसे बनना चाहिए, आदर्श पिता कैसे बनना चाहिए, फिर घर में संप कैसे रखे, सुहद भाव कैसे रखे, एकता कैसे रखे, मतलब ओवरऑल जो घर का संविधान है मतलब एकता है वो बनाए कैसे रखे। फिर मास्टर की टू हैप्पीनेस वो थोड़ा सेशन आता है। ये सब प्री डिलीवरी ही होता है, गर्भ संस्कार के दरमियान ही होता है। फिर पोस्ट डिलीवरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या डिजीजेस होता है माताओं में, कुछ डिजीजेस जो है साइकोलॉजिकल भी होता है, उसके बारे में भी बात करती हूँ। रिक्वायरमेंट ऑफ ए चाइल्ड लाइक फीडिंग और वो सब भी समझाती हूँ। और ऐसा बहुत कुछ सेशंस होता है एक्टिविटीज के साथ, तो वो सब हम गर्भ संस्कार में करते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। गर्भ संस्कार की मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से करनी चाहिए? या तो प्रेगनेंसी से पहले करनी चाहिए या प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद तुरंत ही करनी चाहिए? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो बहुत कम लोग सोचते हैं इसके ऊपर। वैसे तो हमारे गुजराती में कहावत है कि जाग्या त्यारથી सवार। ओके, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बहुत मेरी क्लाइंट्स आती है जो छठा महीने में भी आई है, तो वो नहीं है, उसका समय तो नहीं है, पर मैं ये बोल सकती हूँ जरूर कि मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 साल शादी के पहले से 10 साल पहले से ही, ताकि क्या होगा, माइंड बॉडी और सोल प्योरिफिकेशन होगा, उसका माइंडसेट कर पाएंगे हम, मेच्योरिटी लेवल ला पाएंगे। जैसे मैंने आगे बोला ना, फैमिली बॉन्डिंग कैसे बनाया जाए, संप कैसे रखे, अगर ये सब नहीं किया होगा तो क्या होता है, बहुत क्लेश होता है, डिवोर्स रेट ज्यादा आप देख ही रहे हैं आजकल। तो जब हम शादी के पहले 10 साल पहले करते हैं तो उसमें एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या डिमांड है, मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरे लाइफ पार्टनर का फैमिली के साथ का बॉन्डिंग कैसा होगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं सिखाती हूँ जैसे मानसिक व्यक्तित्व कैसे विकास हो, और व्यक्तित्व विकास और सांस्कारिक विकास, और ये गर्भ संस्कार के बारे में समझाती हूँ, शैक्षणिक विकास का भी बात करती हूँ। उससे क्या होता है, सहन करने की भावना आती है उसमें, वो जो कोई भी टीनेजर होगा उसमें सहन करने की भावना, अनुकूल होने की भावना, एक दूसरा जो पार्टनर्स होते हैं उसको हैप्पी करने का एक कॉम्पिटिशन जागता है उसमें कि मैं खुद हैप्पी ना हूँ, उसको हैप्पी करो, एक मैच्योरिटी लेवल आता है। नैतिकता जो होती है कि
चलो सबसे अच्छा डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर बने, पर नैतिकता ना हो तो कोई फायदा नहीं। नैतिक डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करने का मेरा एक गोल है कि नैतिक इंसान बनाए। तो नैतिकता उसमें भरपूर हो, वसुदेव कुटुंब की भावना हो, सेवा भावना बहुत हो। जो भी टीनेजर्स ये कोर्स करते हैं उसमें सेवा भावना बहुत होती है। और बस एक दूसरे को बैलेंस ऑफ लाइफ, मतलब कि क्या है कि घर और काम दोनों के बीच में बैलेंस कैसे किया जाए वो होता है। और जो ये सब करता है ना, जो ये सेशन अटेंड करता है, वो कैसे बनेगा ना, रियल हीरो उसके अब्दुल कलाम होंगे, या तो रियल हीरोज जो होंगे उसको विवेकानंद होंगे। फिल्मी हीरोज उनके मतलब वो हीरोज नहीं मानेंगे उनको। अपने कल्चर का जो होता है वो प्राउड फील करेंगे वो लोग कि भारतीय संस्कृति के ऊपर प्राउड होगा। अपने रिलीजन, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, उसको अपना रिलीजन के ऊपर प्राउड होगा। और आप जानते हैं कि पेरेंटिंग जो है बहुत ट्रिकी है आज के जमाने में। ओल्डन जमाने का जो पेरेंटिंग है वही पेरेंटिंग अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एम्बेसडर हम चलाते थे वही एम्बेसडर चलाने का तरीका से हम फेरारी नहीं चला सकते। बराबर है ना, आप एग्री करेंगे। तो वही चीज जो न्यू मॉडर्न कॉन्शियस पेरेंटिंग, वो उनको मैं सिखाती हूँ, ताकि क्या होगा, नए पेरेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं नए बच्चों के साथ। अभी ये 3G 4G का जो जमाना है, 5G का जमाना है, उसमें बच्चे बहुत ट्रिकी होते हैं। तो उनको कैसे अच्छा पेरेंटिंग मिले, तो उससे मतलब ये सब समझाते हैं। तो उसके लिए कम से कम 10 साल चाहिए, शादी के 10 साल पहले। बट वैसे तो गर्भ संस्कार कभी भी चालू कर सकते हैं हम। ओके, बढ़िया। मतलब एक टाइम पीरियड होता है, अगर प्रॉपर आपको चाइल्ड एक आपकी सोच के हिसाब से चाहिए, या तो आप देश के लिए एक अच्छा बच्चा देने के लिए आप सोच रहे हो, अच्छे विचार वाला, तो आपको बहुत टाइम पहले से इसकी शुरुआत करनी पड़ती है दोनों को। उसमें खास तरीके से मदर को और मदर से इन दोनों का जब होता है तब उसके बाद भी वो सोच कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट? ओके। और दूसरा मेरा एक सवाल ये था मैम कि जब प्रेगनेंसी होती है, राइट? हाँ जी। तब मदर अगर उसका कोई बिहेवियर में कोई चेंज होता है, बदलाव होता है, जैसे कि कोई सोशल कुछ डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि वो मदर टेंशन में रहती है, और कुछ भी ऐसा कोई बिहेवियर में कोई बदलाव ऐसा रहता है आफ्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम उस वक्त बच्चे पर कितना इफेक्ट होता है? जी, अभी का जो जनरेशन है वो बहुत ही आप जानते ही हो, डिवोर्स रेशियो बहुत हो चुका है, इसलिए स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। बराबर, क्योंकि वो भावना ही नहीं रही जतू करने के, हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना, जतू करने की भावना वो नहीं रही। तो जो मदर्स होती है उनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उनको जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण जो फ्लूइड रहता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। उसके कारण दो इफेक्ट होता है, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है, कोई हाइपरटेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन चला जाता है, स्लीप डिप्राइवेशन होता है, उसको नींद नहीं आती है, या तो हाई बीपी रहता है। बीपी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है प्रेग्नेंट लेडीज को, इसीलिए बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को हमेशा खुश रखो। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो बोलते हैं वो बीपी इनका मेंटेन रहे, इसीलिए। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये जो शॉर्ट टर्म डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण उनका जो बच्चा होता है प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाता है। और प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, कभी कभी मिसकैरेज भी होता है कोई कोई केसेस में, और कोई कोई केस में वेट उसका बहुत ही लेस होता है, बहुत ही प्री मैच्योर डिलीवरी का वेट बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ही नाजुक बच्चा डेवलप आता है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है मदर एंड चाइल्ड का वो टूट जाता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, वो बच्चा बिल्कुल ही अंदर से दुखी रहता है, माँ भी दुखी होती है, बच्चा भी एकदम से दुखी रहता है, इसलिए उसको भी हेल्थ इतना, कई कई बच्चों को आप जानते हो कि हार्ट में होल आता है, कुछ बहुत सारा हार्ट का स्ट्रेस आता है, ये सब उसको इन्वाइट करता है, जो स्ट्रेस है वो उसको इन्वाइट करता है। और दूसरा बहुत बड़ा वजह, जो बहुत बड़ा जो इफेक्ट होता है वो है मानसिक बीमारी वाला बच्चा पैदा होता है। मतलब जो मेंटली इंस्टेबल हो, या तो फिर बच्चा जैसा आगे बोला मिसकैरेज हो जाता है, या तो बच्चे में खुटखापन आता है, कुछ कुछ कमियां आती है, आंखों में कमी आती है,
वो सब कमियां आती है। तो बेस्ट है उस वक्त मदर के लिए क्या, मदर को खुश रखना है। ऐसा 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगी, आप समझ जाओगे कि मतलब कितना अफेक्ट होता है। एक लेडी थी, अपने जो उसको एक पहले बेटी थी, 2 बेटियां थी, तो उसको ऑब्वियसली था, हमारा इंडियन कल्चर के में क्या होता है, बेटा चाहिए बेटा चाहिए। तो उसको बेटी वो बोलती रही कि मतलब मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा, अंदर बेटी थी। तो जब बेटी पैदा हुई तो वो बेटी लाइक 12-13 साल तक उसके साथ हमेशा झगड़ा ही करती रही, गुस्से में ही रही, कभी भी उसको स्माइल नहीं दिया, कभी भी माँ का प्यार, माँ की तरफ जो प्यार होता है वो कभी बॉन्डिंग बना ही नहीं। तो उतना इफेक्ट होता है वो स्ट्रेस का वो बच्चे के ऊपर। एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, उसको अपने, जैसा आपने बोला, अपने हस्बैंड से अनबना हो गए, तो 6 महीना तक उसने अपने हस्बैंड से बात ही नहीं की। तो जो बच्चा बॉर्न हुआ, तो आप सोच नहीं सकते कि वो बच्चा सबके साथ बात करेगा, सबके साथ, माँ के साथ, दूसरे रिलेटिव के साथ, सबके साथ बात करेगा, पर अपने पिताजी के साथ एक शब्द बात नहीं कर पाएगा, एक शब्द नहीं। उसको अंदर से ही फियर आने लगता है फादर के साथ बात नहीं करने का। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जो स्ट्रेस आता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे गर्भ से। कोई लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, पर ये बहुत ही सीरियस बात है कि हमको जब गर्भावस्था दरमियान स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत खूब, क्योंकि जब प्रेगनेंसी टाइम होता है तब मदर, जो प्रेग्नेंट वुमन जो है, वो एकदम फ्री माइंड होना चाहिए, खुश रहने चाहिए, क्योंकि उसके ना खुश रहने से बहुत कुछ हो सकता है बच्चे पर, तो आने वाली पीढ़ी पे भी बहुत इफेक्ट हो सकता है। आपने जो सही बताया कि अपंग हो सकते हैं बच्चे, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। अगर बच्चा हेल्दी होना है तो माँ को खुश रहना बहुत जरूरी है। एक ही वर्ड में बोला जाए तो मदर खुश, तो आने वाली पीढ़ी भी खुश रहेगी, राइट? एक ही वर्ड में अगर बोला जाए तो। और भी एक चीज मैंने सुनी थी कि अभिमन्यु के बारे में भी मैंने सुना था कि अभिमन्यु ने भी कुछ काफी सारा ज्ञान जो था उनकी मदर के उदर से भी लिया था, और कुछ सुना था मैंने, पता कितना है वो आप बता सकती हो, कि काफी सारा ज्ञान उन्होंने माँ के उदर से लिया था और कुछ बाकी रह गया था। उसका कोई रीजन है या कुछ ऐसा हुआ था क्या? अभिमन्यु जी को जब सुभद्रा जी जब प्रेग्नेंट थी, कंसीव किया था, तब कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, वॉर का स्किल्स दिया था, वॉर स्किल्स दिया था। तब उनको पूरा का पूरा जो था वो नहीं हुआ था, क्योंकि माता जी जो थी सुभद्रा जी वो सो गई थी। तो कृष्ण भगवान को लगा कि वो सो गई है, तो ना, तो हाफ जो नॉलेज था उनको मिला था गर्भ से ही। आप समझ सकते हो कि कितना बच्चा सुनता है, इसलिए तो म्यूजिक थेरेपीज होता है, जो बच्चा जब गर्भ में होता है तो म्यूजिक सुनाते, वो सब काफी सारा एग्जाम्पल्स है। जो मतलब जैसे जाकिर हुसैन साहब ने बोला था कि जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी तब मेरे पापा जो अल्लाह रखा जी थे, जो पेट के ऊपर तबला बजाते थे, तो मैं माँ के गर्भ से ये सुन के आया हूँ और सुन के महसूस किया है और तब से सीख के आया हूँ मैं। तो गर्भ में जो होता है वो काफी चीजें सीख लेते हैं बच्चे। जैसे अब तब तो अभिमन्यु जी का तो आपने बात किया, प्रहलाद जी भी ऐसे थे। प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्मे, पर माता जो थी भक्ति वाली थी, तो नारद जी से हरि नाम का रटन सुना और वो प्रहलाद जी बड़े भक्त बने। और दूसरे आप बोल सकते हैं शिवाजी, जीजीबाई जो थी वो शिवाजी जब उनने कंसीव किया था शिवाजी को, तो जो शौर्य गीत गाती थी, वो शौर्य वाले गीत, तो कितने वो स्ट्रॉन्ग बने, मतलब ब्रेव बने। ऐसे ही अब्दुल कलाम जी, आपको सरप्राइज मिलेगा कि अब्दुल कलाम जी की माता जी, भले वो मुस्लिम थे, पर माता जी उनको रोज रामायण के पाठ सुनाती थी, सोचिए। और नरेंद्र मोदी जी, हीराबा जो थे, वो महाभारत उनको सुनाती थी जब गर्भ में थी। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि जब गर्भ में हम कोई भी नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे मैंने आगे भी बोला, मैं साइंस का नॉलेज रिद्धिराज से शेयर करती थी, वैसे ही इन लोगों ने, और रिलीजियस नॉलेज भी मैंने बहुत शेयर किया रिद्धिराज के साथ। सेम वैसे नरेंद्र मोदी जी है, अब्दुल कलाम जी है, उनकी माता ने रिलीजियस नॉलेज। आज हम देख सकते हैं कितने नैतिक लीडर्स हमको मिले।
तो ये तो है ही कि गर्भ में जो भी बच्चा पलता है उसको नॉलेज, आप राइट नॉलेज एट द राइट टाइम करोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। जी जी जी। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि किसी ने गर्भ संस्कार नहीं किया समझ लो, तो जन्म के बाद बच्चे की उम्र कितनी होती है तब तक वो एक्सेप्ट करता है, मतलब बहुत सारी चीजें समझाने से वो समझ सकता है, इसके बाद तो वो दुनिया में जब वो अपने आप से सीखना शुरू कर देगा तब वो कुछ नहीं सीखेगा, वो फैक्ट बात है। मगर वो कितनी उम्र होती है तब तक वो कुछ एक्सेप्ट कर सकता है जो पेरेंट्स है तो फैमिली वाले उनको देते हैं, तो कितनी उम्र तक वो होता है बताइए ना। हाँ जी, वैसे तो नॉलेज के लिए कोई लिमिट नहीं है एज की, पर जैसे आपने बोला छोटे बच्चों को हम देखते हैं, हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, हमारे बच्चों को स्मार्टफोन यूज करना हमसे पहले आ गया है, कंप्यूटर यूज करना हमसे पहले आ गया है। क्योंकि क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग ब्रेन कनेक्शन होते हैं। आई कैन से ट्वाइस देन द एडल्ट, हमसे ट्वाइस गुना ज्यादा, डबल गुना ज्यादा उनके ब्रेन कनेक्शन होते हैं। और दूसरा क्या होता है, छोटे बच्चे में जैसे उनको कोई टेंशन नहीं होता है, हमको हजार जात के टेंशन होते हैं, उनको कोई दूसरा सोचने का नहीं होता है, क्योंकि वो कोरी स्लेट जैसे होते हैं, गुजराती में बोलते हैं कोरी स्लेट के ऊपर लिखा जाए तो वो ब्लैंक पेपर होते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर अच्छे से अपना नॉलेज डिपार्ट कर सकते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा क्यूरियोसिटी लेवल डाउन आता है, तो आई थिंक एट टिल द एज ऑफ 14 टीनेजर बनता है, तब तक वो नॉलेज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। तो अब पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक और बात बोलना चाहूंगी कि हमारा जो एजुकेशन है इट्स लाइक मेकिंग ए फिश क्लाइंब अ ट्री। फिश को हम लोग बोलते हैं ट्री क्लाइंब कर तभी तो फिश है, पर वो हर एक बच्चा अलग है। हम जो इंडियन पेरेंट्स है वो बोलते हैं पेड़ा जो होता है उसका मीठापन हम लोग एप्पल में ढूंढते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारे बाजू वाले का बच्चा स्विमिंग में जाता है तो उसको, मेरे बच्चे को भी भले तबला में इंटरेस्ट है पर मैं उसको स्विमिंग में ही भेजूंगा, अभी का ट्रेंड स्विमिंग है तो मैं स्विमिंग में ही भेजूंगा। ये हमारा गलती है, एक्चुअली जो है वो हमारा गलती है। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ, हाँ हम लोग कॉपी भले दूसरे को करें, जैसे कैसे पॉजिटिव वे में कॉपी, जैसे जापान, मैं सोचती हूँ जापान इतना बेस्ट एग्जाम्पल है। जापान जो कंट्री है वो एजुकेशन सिस्टम उसका बेस्ट है, क्योंकि वो मॉरलिटी में नंबर 1 है। आप देखोगे तो मॉरल वैल्यूज जो अपने स्टूडेंट्स को जो देते हैं वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके बच्चों स्कूल क्लीन करते हैं, खुद क्लीन करते हैं, चाहे वो LKG वाला बच्चा हो तो भी अपना जो वैल्यू सिस्टम है, और जो लाइक जो कारपेंट्री सिखाते हैं या कुछ भी ऐसा जो उसको लाइफ में आगे जाके काम लगे, वो भी उनको बचपन से सिखाते हैं। मॉरलिटी भी साथ साथ में सिखाते हैं, मतलब वैल्यू एडेड एजुकेशन देते हैं, वैल्यू एडेड लाइफ देते हैं, बराबर। तो ये सब जो एजुकेशन है हम लोग उसको सीखना चाहिए। तो इतना ही मैं पेरेंट्स को बोल सकती हूँ कि कोई भी एज लिमिट ऐसा नहीं है, पर हाँ एक सनफ्लावर है, वो बाजू में रहा हुआ रोज को देख के वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये इसके जैसा रेड क्यों नहीं हूँ, मैं पीला क्यों। तो हम लोग हमारे बच्चे का कंपैरिजन ना करके हम लोग उसको नॉलेज दे, हम लोग उसको आगे उसका लिमिट तक उसको लेके जाए, वो कितना बेहतर है उसको उसमें लेके जाएंगे ना तो वो बेस्ट बनेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ और भी जानना चाहूंगा मैं, आप कुवैत में मैंने सुना था आपके बारे में कि सोशल एक्टिविटीज आप करवाती हो वहां पर काफी सारा, तो आप वहां पर स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उसमें बहुत सारी महिलाओं को एक गर्भ संस्कार बारे में ही आप बात करती हो, राइट? तो उसमें कैसी आपकी एक्टिविटी क्या है वहां पर? उसमें देखिए मैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज है उसमें, जैसे गर्भ संस्कार बोल दिया, वैसे एक कपल काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। अभी का स्ट्रेस लेवल जो मैंने बोला, डिवोर्स रेशियो ज्यादा हो रहे, तो ये मेरी एक सेवा हो जाती है कि कपल्स को यूनाइट कैसे करूं। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स मिले हैं। और दूसरा अलग अलग टाइप के लेक्चर्स में लेती हूँ, जैसे की टू हैप्पीनेस हो गया, सहन शक्ति कैसे बढ़ाया जाए,
और वेरियस अदर सब्जेक्ट पे मैं लेक्चर्स भी लेती हूँ। एवरी चाइल्ड इज जीनियस के ऊपर लेक्चर्स लेती हूँ, ऐसे कॉन्फ्रेंस करके मैं लेक्चर्स लेती हूँ। और जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो जब विलेजेस में जाती हूँ, विलेजेस में जाके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं और ऋतिराज दोनों मिलके उधर 2-3 महीना रुक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब कुछ भी स्कूल का सिलेबस हो गया, या तो जैसे मैंने बोला जापान स्कूल में जो मॉरलिटी का पढ़ाते हैं, मॉरलिटी है, वैल्यू एडेड एजुकेशन है, वो सब हम लोग डिपार्ट करते हैं उनको। ऐसे एक्टिविटीज करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, मतलब कंटिन्यू आप एक्टिविटी करते रहते हो वहां पर। हाँ जी, फोन काउंसलिंग भी करती हूँ, फोन पे गर्भ संस्कार करवाती हूँ, ये सब करती हूँ। कृपा बहन, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ आके, और डिटेलिंग में और अच्छे से लोगों को एक नॉलेज जो दिया, उसके लिए मदर एंड टोडलर की ओर से आपको फिर से थैंक यू। और जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक बार मिलेंगे। थैंक यू। जरूर, माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।